हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले पोस्ट की भर्ती आ चुकी है। 5810 पोस्ट उसमें है। पोस्टें कम है लेकिन ठीक है। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है अगले 4 महीने में सिर्फ इतना कर लो। और क्या लास्ट दिनों में करना चाहिए, सिलेबस कैसे ख़त्म करना चाहिए, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हैं उनको रिवीजन कैसे करना चाहिए, मॉक कब देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है और कितना टारगेट रखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना जरूरी कि भाई कट ऑफ क्या है, मुझे फाइट किससे करना है और कितने मार्क्स पे करना है। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं 2019 की लेवल 5 की कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था 19 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय भर्ती बहुत ज़्यादा थी, 35,000 के करीब एनटीपीसी में भर्ती थी, लेकिन ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों मिला के थी। ठीक है, तो उस बार क्या हुआ था, हर लेवल का अलग अलग कट ऑफ आया था। तो मैं ये लेवल 5 की लिया हूँ, लेवल 8 की, लेवल 6 की इससे भी ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो लेवल 5 में यूआर की 76 मार्क्स कट ऑफ गई थी मैक्सिमम, और गुवाहाटी की गई थी 59.91 यूआर की मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, ये थी जो है लेवल 5 की कट ऑफ। लेवल 6 की कट ऑफ इससे भी ज़्यादा गई थी। अब बात करते हैं 2024 वाली कट ऑफ की, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए इसमें आरआरबी भुवनेश्वर का कट ऑफ जो है वो 80 मार्क्स के करीब है। ठीक है, यूआर की। और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ आई थी, इसमें अलग अलग नहीं आया था, सारी कैटेगरीज की एक ही साथ उन्होंने कट ऑफ दे दी थी। ठीक है, जितने भी पोस्टें थी अलग अलग कैटेगरी करके। तो मैं ये आपको क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसे ही आप देखिए आरआरबी अहमदाबाद, कोलकाता, सबका कट ऑफ हमको देखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इस बार भर्ती आई है वो 2024 की भर्ती की भी लगभग आधी है। ठीक है, या आधी से थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको जो कंपटीशन मिलेगा वो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 85 या 80 to 85 मार्क्स होना चाहिए। टारगेट इतना रखेंगे तो आप कहीं जाके 75 to 80 के बीच में मार्क्स गेन कर पाएंगे। हालांकि ये सब नॉर्मल मार्क्स हैं जो कट ऑफ वाले हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके भी मार्क्स बढ़े। तो आपको इतना टारगेट लेके चलना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। अब इस टारगेट को अचीव कैसे करें, वो चीज़ें देखो। कंपटीशन में मैंने भी बहुत साल तैयारी करी, मेरे साथ कई सारे बच्चे हैं, सब ने तैयारी करी, सब बहुत सारी गलतियां करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो एक ही दो बार में सिलेक्शन ले लेते हैं। तो क्या गलती हमको नहीं करनी है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। हर एक चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमने देख ली और कितना उसके हिसाब से टारगेट रखना है वो हमने देखा। सिलेबस का बहुत बारीकी से आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सिलेबस है, कौन सी चीज़ से ज़्यादा आता है, कौन सी चीज़ से कम आता है। कहीं मैं उस पर तो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ जहाँ से कम सवाल आ रहे हैं। ठीक है, मैथ्स में हमको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक लगानी है, कौन सी कोचिंग करनी है, हर एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको। रीजनिंग में क्या करना है, जीएस में इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट करेंगे 4 महीने में, सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने जो नीचे लिखा है कहाँ से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम को खासकर निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कहाँ हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिस दिन ये आप जान गए उस दिन आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस ये सब जानते ही हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको। सीवीटी 1 होता है। ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो सबका सीवीटी 1 होता है। सीवीटी 1 यानी टीयर 1 के हिसाब से आप मान सकते हैं, जैसे एसएससी में होता है। सीवीटी 1 के बाद सीवीटी 2 होता है। सीवीटी 1 में 15 गुना अभ्यर्थी, जितने वैकेंसी है उसका 15 गुना अभ्यर्थी को सीवीटी 2 के लिए बुलाया जाता है। सीवीटी 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, या इसी को स्किल टेस्ट कहते हैं, और या सीबैट होता है कुछ पोस्टों के लिए। आगे मैं वो भी बता रहा हूँ कौन सी पोस्टों के लिए। फिर आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग करा ली जाती है। ठीक है, मतलब इसके बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। डीबी में 1:1 में ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है। क्या होता है देखो, सीवीटी 1 एग्ज़ाम क्या होता है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से मैंने लिया। सीवीटी 1 एग्ज़ाम में टोटल आपको 90 मिनट मिलते हैं, और इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं 40। जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज जो भी आप समझें। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के होते हैं वो 30 होते हैं, और जनरल रीजनिंग के 30 होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन और 90 मार्क्स, और निगेटिव होता है 1/3। मतलब अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिए। अब सेकेंड स्टेज के लिए देखिए कितने शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड सेल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स। इसमें जो आप नॉर्मलाइज, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। इसमें 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है
कहाँ के लिए? CBT 2 देने के लिए। मतलब असली खेला है CBT 1 पहले तो। CBT 1 में लगभग इस बार कम से कम 50 से 55 लाख फॉर्म पड़े थे CBT 1 में ग्रेजुएट में। तो यहाँ से आपको 15 गुना, और भर्ती जो भी है मान लीजिए 6,000 भर्ती है, तो 90,000 कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है भाई। अब CBT 2 एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसका क्या सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है? तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के होंगे, टाइम उतना ही मिलेगा जितना CBT 1 में मिला था। मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं और जनरल इंटेलिजेंस के भी 5 क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना भी। यहाँ पे 120 और 1/3 निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो स्क्राइब वगैरह लेते हैं उनको 120 मिनट मिलता है, नहीं तो ये आपका सिलेबस है, 120 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करना है। यहाँ से जब आप क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है इक्वल टू 8 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ ईच ऑफ द कम्युनिटी शैल बी कॉल्ड फॉर। जितनी भी वैकेंसी है उसकी 8 गुना लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब कुछ पोस्टों पे स्किल टेस्ट होता है, कुछ पे नहीं होता है। जैसे जो लेवल 6 की CCTS की पोस्ट है उसके लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, ऐसे गुड्स गार्ड के लिए स्किल टेस्ट नहीं होता, वो भी डायरेक्ट आ जाती है। तो जिन पोस्टों के लिए स्किल टेस्ट नहीं होता है उनकी डायरेक्ट आ जाती है मेरिट, और जिनके लिए होता है उनका स्किल टेस्ट होने के बाद जो है वो फाइनल मेरिट आती है। तो ये आप समझिए। अब आगे बात करते हैं भाई सिलेबस। टोटल आपने देखा, कंप्लीट सिलेबस आप समझिए। देखिए आपने सिलेबस क्या अभी तक क्वेश्चंस देखे कैसे आते हैं। ये ऑफिशियल सिलेबस है, मैं इसकी हिंदी PDF भी टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, और इंग्लिश यहाँ है, इंग्लिश हिंदी दोनों भेज दूंगा। तो ये चीज़ आप देखिए लिख के, जिस भी आप लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें लिख के आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे लगा दीजिए। अब करना क्या है, देखो सिलेबस आपको ख़त्म करना है विथ नोट्स, विथ प्रॉपर नोट्स। फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, ये चीज़ समझ लीजिए। जो लोग पुराने हैं, मैं भी क्या था, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता, जो मिलता था वही पढ़ने लगता था, लेकिन वनडे एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ना है। यहाँ पे रटना भी है आपको, ये समझ लीजिए, रटने वाला फैक्टर भी यहाँ पे काम करना है आपको, स्मार्ट बन के, और उसके साथ साथ हार्ड वर्किंग कर भी होना पड़ेगा। तो ये सारा सिलेबस आपको देखना है। मैं अभी इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे मैथ्स में आपको देखता हूँ, तो इसमें नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF सारी चीज़ें ये दी गई हैं जो सिलेबस में होनी चाहिए। अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ, एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे हर शिफ्ट में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली से 3 से, मैं आगे बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है आपको। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से भी 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से भी 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज, ये सब देखो बेसिक चैप्टर है जो आपके बेसिक्स को भी मजबूत करेंगे। इन चैप्टर को पढ़े बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते वनडे। टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए इसमें मेंसुरेशन वाला एक पोर्शन है, अलजेब्रा ज्योमेट्री वाला पोर्शन है। कुछ लोगों को ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब क्वेश्चन आपको बाद में पढ़ना है। ये सब चीज़ें जैसे देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, इसको भी आपको अच्छे से ही पढ़ना है। मेंसुरेशन क्षेत्र मिति 2 से 3 क्वेश्चन आपको लगाना है, आते हैं जो है। तो कुल मिला के 15-16 क्वेश्चन आपके इन्हीं 5-6 चैप्टर से आ जा रहे हैं। लेकिन जरूर आपको सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना, मैथ्स में तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना। करना क्या है, कहाँ से करना है, तो देखो कहीं से भी आप करो, कोई कोचिंग ले लो, क्योंकि कोचिंग क्लासेस ही अच्छी होती हैं। और प्लीज़ एक गलती मत करिएगा आप लोग कि मान लीजिए आपने कोचिंग लिया, वहाँ के जो नोट्स मिले आपको, वो नोट्स छोड़ के आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जब वहाँ नोट्स सॉल्व कराया जा रहा है तो आप कोई बुक लगा रहे हो, और वो बुक भी कंप्लीट नहीं हुई, आपने दूसरी बुक ले ली। ये गलती मत करिएगा। 2 चीज़ें आपको करनी है। पहले तो जहाँ भी आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन लेना, जब जो 2-2.5 महीने में आपका कोर्स ख़त्म कर दे। बहुत सारे टीचर्स हैं और जो जल्दी पढ़ाए, ये नहीं कि आपको एक एक चैप्टर के हज़ार क्वेश्चन कराए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो नोट्स बनाइए आप उसके, और उस नोट्स में 4-5 पेज छोड़ते जाइए कि नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उनसे करूँगा, और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। अलग चीज़ें नहीं पढ़नी, ये चीज़ समझिएगा। रिवीजन, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। 2 से 2.5 महीने में कोर्स खत्म करके बार बार रिवाइज करिए। जो भी कोचिंग वगैरह किए हैं, कोई किताब आपको नहीं लेनी है। बेसिक चीज़ें आप 2 चीज़ों पे जाएंगे, कोचिंग करेंगे, किताब भी लेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। वहीं से प्रैक्टिस करिए, उन्हीं सब चीज़ों को पढ़िए, नोट्स बनाइए, मॉक दीजिए, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करिए। मैथ्स में बस आपको इतना ही करना है, कोई यहाँ पे आपको साइंटिस्ट नहीं बनने जाना है। ठीक है,
तो प्लीज़ एक गलती मत करिएगा कि बार बार अलग अलग टीचर से और अलग अलग बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो आप 5-6 साल लग जाएंगे मैथ्स में और कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके कितने नंबर आएंगे, जैसे मान लो 30 क्वेश्चन है तो आपके 17 से 20 क्वेश्चन मार्क्स आने लगेंगे, लेकिन लाना कितना है इसमें, 25 से 30 के बीच मार्क्स, इससे कम में तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये गलती आप मत करिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग लिए बेसिक जहाँ से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, वहाँ से ले लीजिए। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फ्री में मिल सकती हैं, तो वो फ्री में भी आप पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और पूरी रीजनिंग ख़त्म करिए। ठीक है, नोट्स भी बनाइए, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, कम से कम 200 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में होने चाहिए आपके पास। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको फंस रही हैं नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर दीजिए, फिर मॉक दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, रिवीजन आपको खूब करना है। ज़्यादा सोर्सेज से अच्छा है कि आप एक सोर्स से अपना बेसिक नोट्स बना लीजिए कॉपी में। 1 महीने में रीजनिंग खत्म हो जानी चाहिए आपको, 1 से 1.5 महीने में वो नोट्स, उसके साथ साथ रिवीजन, प्रीवियस ईयर और जो भी नए क्वेश्चन मिले। जब भी नोट्स बनाइए चाहे मैथ्स का या रीजनिंग का, तो आप उसमें थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, मतलब 4-5 पेज आप ब्लैंक छोड़ दीजिए कि जो भी नए क्वेश्चन आपको मिले, नई चीज़ें मिले, नया कॉन्सेप्ट मिले, वो सारी चीज़ें आप उसमें नोट्स करते जाइए। ये समझ लीजिए कि इसमें टारगेट आपका 30 में 30 होना चाहिए, एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो टारगेट आपका 30 से 30 होना चाहिए। कोई भी कोचिंग आप बेसिक ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको कमेंट करेंगे या आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको बताऊंगा। अब भाई देखो, जो मेन आदमी का जीवन दिखाता है ना, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपको 1 डे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अगर इसमें मान लीजिए कितनी देर, आप मान लीजिए मैथ्स में आप 3 घंटे से 4 घंटे दे रहे हैं रोज़। ठीक है, और 2 घंटे आप रीजनिंग में दे रहे हैं, 2 घंटे, 5 घंटे हो गए आपके। अब इसमें आप 2 से 2.5 घंटे दे रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगा ना वो सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग और मैथ्स में मिलेगा। इसमें उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। तो करना क्या है इसके लिए, अभी देखो फिलहाल तो ये समझ लो कि हिस्ट्री, इतिहास से 4 से 5 क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में आ रहा था। ज्योग्राफी से भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे। जो 2024 वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे थे, तो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी अच्छे से। फिर साइंस से भी आ रहे हैं, करंट अफेयर भर भर के पूछा गया, 12 से 14 क्वेश्चन भी पूछे गए। मैंने 8 से 10-12 नॉर्मल रेंज लिया है। इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस थे। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको उतना ही समय देना है जितना के लायक है। ये नहीं कि आप इसमें 5-5, 6-6 घंटा जब बैठ रहे हैं तो हिस्ट्री लेके बैठ रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला भाई। करना क्या, देखो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिक चीज़ें आप पढ़ लीजिए कहीं से। बेसिक चीज़ें कहाँ से पढ़ेंगे, कोई कोचिंग का नोट्स है, या सबसे अच्छा तो मैं कहूँगा लूसेंट से पढ़िए। लूसेंट, लोग कहेंगे कि भाई तू गलत बता रहा है, इस समय लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे। मैं मानता हूँ लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कि आप इतिहास में आपको बेसिक चीज़ें क्या जाननी चाहिए, पॉलिटी में आपको बेसिक, वो आपका लूसेंट से हो जाएगा कवर। थोड़ा बोरिंग है क्योंकि लाइन वाइज लाइन है, तो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे बोरिंग लग रहा है तो कोई ऐसा टीचर पकड़िए जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा कराए, जैसे परमार सर हो गए या कोई और भी सर जो भी आप जानते हैं। ठीक है, उनसे पढ़ के, और लूसेंट अगर पढ़ सकते हैं तो इसको रट डालिए एकदम। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। फिर प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप जो है करंट अफेयर पे बहुत ध्यान दीजिए। करंट अफेयर की मैं तो कहूँगा डेली 15 से 20 मिनट की जो वीडियो होती है, चाहे वो इंडोलॉगस चैनल पे देख लीजिए, आई नेक्स्ट एग्जाम पे देख लीजिए, उसके डेली नोट्स बनाइए। उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर तो तैयार ही होगा, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो भाई जनरल स्टडीज़ में आपको 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। बेसिक चीज़ें पढ़नी है, लूसेंट पढ़ डाले हैं। अगर मान लीजिए जो पुराने लोग हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, उसके साथ जो लगे कि टॉपिक डीप में पूछा जा रहा है उसको किसी अच्छी किताब से पढ़िए। ठीक है, 10 किताबें नहीं रखनी है, इसमें भी आप समझ लीजिए। ठीक है, फाइनल चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, तो सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको बेसिक सिलेबस कवर करना है, कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक कवर और सिलेबस बिना भटके हुए। जहाँ से स्टार्ट करिए वहीं से फिनिश करिए, ट्रस्ट करना सीखिए। ठीक है, अच्छा सोर्स ढूंढिए और वहीं से पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए मैथ्स वगैरह में 2-2.5 महीने। नोट्स का रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन अपने नोट्स का करिए। मान लीजिए कि आप इन परसेंटेज पढ़ते हैं, किसी कहीं से प्रतिशत पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत चैप्टर में उन्होंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, तो वो 100 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है, उसी को बार बार रिवाइज करिए और इस चैप्टर के बाद 4-5 जो है पेज छोड़ दीजिए। जब भी आप मॉक दे, एसटी दे, तो जो भी क्वेश्चन फंसे उनको आप वहाँ पे लिखते जाइए।
ठीक है, यही चीज़ आपको सब में करना है। मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स और में 30/30। जब आपकी मैथ्स ख़त्म हो जाए, रीजनिंग ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही आप चाहें तो इसमें ज़्यादा समय जीएस में दीजिए। उसके पहले आपको जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उतना ही देना है जितना बेसिक चीज़ें होती हैं। पहले ये 2 चीज़ें आपको पूरे में पूरा लाना कन्फर्म करना पड़ेगा। उसके साथ मॉक दीजिए और प्रीवियस ईयर दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। ये 4 महीने, अगर 2-2.5 महीने आप सिलेबस ख़त्म करने में लगा देते हैं, उसके साथ रिवीजन उसका मल्टीपल टाइम करते रहते हैं, तो आप जब मॉक देने जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपके हो सकता है 40 से 50 मार्क्स आए, लेकिन वो 2-4 मार्क्स में आप मॉक में आपके मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, बस आपको एक ही सोर्स अपनाना है, उसके बाद मॉक देना है, प्रैक्टिस करनी प्रीवियस ईयर की, जब इशू आए तो उसको सॉल्व करना है, लेकिन फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, आप टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी हम लोग सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल लास्ट तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जो भी इशू आता है हम लोग देखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।